एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्वरोजगार से ही आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य पूरा हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने सचिवालय में प्रदेश के विभिन्न विभागों में संचालित स्वरोजगार योजना की समीक्षा करते हुए तय लक्ष्यों को निर्धारित समयावधि में पूरा करने का निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि विभिन्न योजनाओं के तहत लोगों को बैंकों से लोन लेने में कोई समस्या ना हो, इसके लिए सभी बैंकर्स के साथ समन्वय सुनिश्चित किए जाए। लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए और उनकी विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए सभी जनपदों में स्वरोजगार के लिए कैंप लगाए जाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 1 से 15 सितंबर तक जनपदों में जो कैंप लगाए जाएंगे उनमें जिला स्तरीय अधिकारी और बैंक के अधिकारी सभी आवेदनों का निस्तारण करते हुए लोन स्वीकृति की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। लोन के लिए बैंकों में प्राप्त आवेदनों के शीघ्र निस्तारण के लिए बैंक के वरिष्ठ अधिकारी ब्रांच स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। केंद्र सरकार की आशीर्वाद यात्रा यहां उत्तराखंड में होने वाली है। आपको बता दें, उत्तराखंड में आगामी 18 अगस्त से ये यात्रा शुरू हो जाएगी। ये आशीर्वाद यात्रा उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर से शुरू होकर हरिद्वार पहुंचेगी और यहां देहरादून पहुंचने के बाद पूरे प्रदेश में यात्रा जारी रहेगी। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले इस आशीर्वाद यात्रा को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि यहाँ यात्रा बीजेपी कार्यकर्ता की नब्ज टटोलने और जनता का समर्थन जानने का काम करेगी। आशीर्वाद यात्रा में केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश बीजेपी संगठन के लोग भी पूरे जी जान से जुटेंगे। यहाँ सभी पार्टी विधायकों को अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मित्रों, 18, 19, 20 तारीख में अगस्त के अंदर आशीर्वाद जन यात्रा का की जा रही है, जिसके अंदर माननीय अजय भट्ट जी जो केंद्रीय मंत्री के रूप में पहली बार उत्तराखंड में आ रहे हैं, उनके साथ में केंद्रीय नेतृत्व के रूप में आदरणीय दुष्यंत गौतम जी राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रभारी और श्रीमती रेखा आर्य जी सह प्रभारी और हमारे सभी माननीय प्रदेश मंत्रीगण और प्रदेश उपाध्यक्षगण और प्रदेश के मंत्रीगण उत्तराखंड सरकार उसमें रहने वाले हैं और साथ में सभी माननीय विधायकगण और सभी जिले के कार्यकर्ता, बूथ के कार्यकर्ता और सभी लोग इस तरह से वहाँ पे आ रहे हैं। जैसा कि आपको जानकारी मिली है, हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट जी का स्वागत और हमारे प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी और सभी सांसद विधायक मौजूद रहेंगे और इससे कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ेगा। और जो केंद्रीय नेतृत्व ने अजय भट्ट जी को जिम्मेदारी दी है उसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं और जो मजबूत विभाग उनको दिए हैं उसमें वो उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देंगे, ऐसा उनसे अपेक्षा करते हैं। और उनका स्वागत के लिए सभी तैयारियां चल रही हैं और कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी साथ बैठक कर कार्यक्रम की रूपरेखा आज बनाई जा रही है। जनता में अच्छा मैसेज जाएगा कि हमारे प्रदेश के सांसद को एक मजबूत जिम्मेदारी मिली है और प्रदेश के बारे में सोचेंगे, प्रदेश के बारे में पर्यटन को बढ़ावा देंगे। एक बहुत अच्छा संदेश जो है इसका उत्तराखंड की जनता के बीच गया है। देखिए, ये एक पार्टी परफॉर्मर पे आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, तो ये आशीर्वाद यात्रा जो है कई जिलों से निकल के फिर उत्तर प्रदेश में जाएगी। तो ये उसी पे मंथन और विचार है कि इसको किस तरह से, एक कोरोना काल भी है और उस कोरोना काल में एसओपी का भी उल्लंघन ना हो और किस तरह से एक व्यवस्था में पार्टी अपनी ये यात्रा निकाले। निश्चित रूप से गौरव की बात है। उत्तराखंड को अगर केंद्र में जगह मिल रही है तो ये गौरवशाली बात है। निश्चित रूप से मिलेगा। अगर उत्तराखंड का कोई भी हमारा नेता या पार्टी का शीर्ष सीनियर आदमी केंद्र में जाता है तो उत्तराखंड को निश्चित रूप। और वहीं उत्तराखंड के बाजपुर में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि यहां इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित योजना का शुभारंभ भी किया, जिसके उपरांत कैबिनेट मंत्री ने महिलाओं और कन्या शिशु को महालक्ष्मी योजना के अंतर्गत सहायता किट प्रदान की। बता दें कि ये भी प्रदेश सरकार द्वारा यहाँ 1 अप्रैल को ये योजना और यहाँ 30 जून तक 2021 तक जन्मी कन्याओं को पोषण देने के लिए मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना संचालित की गई थी और इसके चलते बाजपुर की राम भवन धर्मशाला में मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने दीप प्रज्वलित करते हुए किया। देखिए, सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना से हमारी बहनें हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जिन्हें पोषक तत्व नहीं, पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है और बेटियों का जो हमारे बेटियों को जो हमने हमेशा सम्मान दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारा अभियान है,
उसी कड़ी में बच्चियों के पैदा होने से जो नवजात बेटियां हैं और 2 बच्चों के पैदा होने तक उन्हें ये पौष्टिक तत्व उनकी मां को दिया जाएगा और उनके जो अलावा जो नवजात शिशु है, बेटी है, उसकी भी सुरक्षा के लिए जो आवश्यक वस्तुएं चाहिए उसकी भी इस किट में व्यवस्था की गई है। और मेरा मानना है कि जो हमारा सरकार का जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, जो संकल्प है, वो परिभाषित यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत बड़ी योजना है और मैं अपनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को, आशा कार्यकर्तियों को, सभी को और अपने जो विभाग के जो हमारे अधिकारी हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसका प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। और जो प्रचार प्रसार निश्चित रूप से 2 दिनों में हुआ है, एक अच्छी शुरुआत है। तो मेरा मानना है कि इससे तिरंगा झंडा जिस शान से लहराता है उसे देखकर हर भारतवासी का हृदय भावों से भर जाता है। देश के प्रति समर्पण और प्रेम का संचार मन में होता है और इसी भाव को प्रेरित करने के लिए त्रिवेणी घाट ऋषिकेश में MDDA द्वारा स्थापित 101 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अनावरण उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और नगर निगम की मेयर अनीता ममगाई ने कर दिया है। मौके पर तिरंगे को सलामी दी गई है। आपको बता दें कि यहाँ प्रतिदिन उद्घोष से गूंजने वाला त्रिवेणी घाट आज देशभक्ति के नारों से गूंजता हुआ नजर आया। यहां मौजूद लोगों की आंखों में तिरंगे को फहराता देख एक अलग ही चमक देखी गई। सबसे पहले मैं आज त्रिवेणी घाट, जहां हमारे ऋषिकेश की, जिसे हम लोग हृदयस्थली कहते हैं, उस पर 101 फीट तिरंगे का आज अनावरण हुआ है। उसके लिए सभी को बहुत बधाई देता हूं। और जिस प्रकार से आपने जाना होगा कि 16 अक्टूबर 2020 को मैंने अपने विधानसभा के अंदर भी संविधान दिवस के दिन वहाँ इस प्रकार का काम किया, आज यहाँ कर रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे आन बान शान का प्रतीक है। तमाम उन रणबांकुरों को, तमाम शहीदों को नमन कर रहा हूँ। और मैंने आज जितनी भी बातें आज कही शहीदों के बारे में, मैं उस बात को जोड़ते हुए कह सकता हूँ कि ये हमारे लिए मात्र एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है, ये हमारे आन बान शान का प्रतीक है। यहाँ विश्व के अनेकों लोग जब आएंगे, यहाँ की सुंदरता, यहाँ पतित पावनी गंगा के तट पे आगे आचमन करना, उसमें स्नान करना के साथ जब यहाँ की भव्यता देखते हैं, आपने देखा कि 2 करोड़ की लागत से ये त्रिवेणी घाट की सुंदरता का काम हुआ, मैरीन ड्राइव बना, ये प्लेटफॉर्म उससे पहले बना, अनेकों काम मेरे द्वारा इस ही स्थान के लिए हुए, लेकिन आज उसमें एक इजाफा और हुआ है। और मैं तो आज इस बात को लेके और खुश हूँ कि जहाँ 5 अगस्त को हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आपने लोकसभा के अंदर जब घोषणा की थी कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाई जाएगी, वो ऐतिहासिक क्षण। उसके बाद राम मंदिर का शिला पूजन यानी राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ, वही 5 अगस्त 1 साल पहले। और आज 5 अगस्त को ही हमारी भारतीय हॉकी टीम ने जिस प्रकार से 41 साल बाद कांस्य पदक जीता, मैं उसके लिए बहुत बधाई दे रहा हूँ। और ये ऐतिहासिक क्षण और जुड़ा है, तो सभी बातों को लेकर मैं कह सकता हूँ कि 5 अगस्त हमेशा अमर रहेगा हमारे भारतीयों के लिए। उन सबको मैं बहुत बधाई दे रहा हूँ। तौर पर सबसे पहले मैं पूरे शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि जो हमारे आन बान शान का प्रतीक 101 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज जो आज हमने त्रिवेणी घाट पर लहराया है, जिसके लिए कि मैं लगातार प्रयासरत थी। और मैं चाहती हूँ कि इस पतित पावनी माँ गंगा के तट पर जो भी आए वो इस अपने राष्ट्र ध्वज का भी दीदार करे, उसके नीचे बैठ के वो अपने राष्ट्रभक्ति की अनुभूति महसूस करें। आज वो दिन आया यहाँ पर, क्योंकि 5 अगस्त मैं मानती हूँ कि बहुत ही ऐतिहासिक तारीख हमारे लिए है। उसमें चाहे धारा 370 35 से हटने का हो, सर्जिकल स्ट्राइक का हो, राम जन्मभूमि में जो मंदिर निर्माण के तारीख का जो फैसला आया वो 5 अगस्त को हमारे लिए, या आज के दिन जो कि 41 साल बाद हमने हॉकी में रजत पदक जीता है, उसके लिए तो ये बहुत ही शुभ दिन आज हमारे लिए है। और आज अपने और हरिद्वार जिले के ज्वालापुर विधानसभा के खेड़ी शिकोहपुर अंतर्गत माजरे टांडा हसनगढ़ में सैलानी नदी बहती है। यहाँ के विधायक सूबे की डबल इंजन सरकार से आते हैं और सत्ताधारी पार्टी के सांसद पूर्व कैबिनेट मंत्री रमेश निशंक पोखरियाल द्वारा यहाँ आपको बता दें कि गांव को गोद भी लिया गया है। लेकिन हालात ये है कि गांव के बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और नौजवान, यहाँ तक कि पशु भी हर रोज अपनी जान जोखिम में डालकर अपने रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो काफी ज्यादा
परेशानियों से देखते हैं और यहाँ ज़रूरत को पूरा इसी रास्ते से करते हैं। बीमार हो तो 108 की मदद उसे घर बैठे मिलेगी, ये दावा अक्सर सत्ताधारी करते नजर आते हैं, लेकिन इन रास्तों पर 108 आ सकती है क्या, ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है। भाई साहब बाहर निकलना पड़ा, देश तो आज़ाद हो चुका पर हम आज़ादी आज तक नहीं मिल पाई। मान लिया हम इसी समस्या में घुसे हैं। चारों तरफ जो है पुल बन चुके हैं, पर हमारा जो मुख्य मार्ग है यहाँ से आगे आधा दर्जन गांव जुड़े हुए हैं। मतलब परेशानी है कि किसी को मतलब बीमारी में आने या दुकान पर जाने वालों बच्चों को परीक्षा के लिए जाने, स्कूल जाने के लिए समस्या है। यही रास्ता है, यही मुख्य रास्ता है जो आधा दर्जन गाँव आगे इस पर और भी है। अच्छा। और चारों तरफ पुल बन चुके, बीच में हमारे ऐसा रास्ता है जो आज तक ऐसे जुड़ नहीं पाया सड़क से सड़क को। तो आज तक इसी रास्ते का इसी रास्ते जाते हैं, बरसात हो कुछ भी हो इसी को जाते हैं। तो किसी ने ध्यान नहीं दिया? भाजपा की भी सरकार आई, नहीं कांग्रेस भाई की भी साहब, आई, सब सरकार आ गई, कोई बहाना भी नहीं है किसी के पास। माननीय मुख्यमंत्री जो रमेश पोखरियाल सिंह जी के उसमें प्रस्ताव हुआ था, उसके बाद कांग्रेस सरकार आई, उसमें नहीं कुछ हुआ। अब दोबारा भाजपा सरकार भी समझो टाइम पूरा हो चुका, आज तक कोई कुछ नहीं इसमें सुनवाई हुई। अब ये छोटे उसका काम तो है नहीं, मतलब प्रशासन मतलब जो है केंद्र काम है, इसमें प्रस्ताव पारित है पर आज तक इस काम नहीं लग पाया। अब मजबूरन हमें यहाँ पे खड़ा होना पड़ा और अगर मतलब आज इस पे काम अतिशीघ्र नहीं लगता है ना तो हम मतलब चुनाव बहिष्कार के लिए भी तैयार हैं। अच्छा। और धरना प्रदर्शन के लिए भी तैयार हैं अगर सरकार नहीं हमारी कोई देख रेख करती है। समझता हूँ जितने भी हमारे विधायक हैं वो अपनी विधानसभाओं को लेकर बड़े गंभीर हैं, चाहे रास्ते का मामला हो, चाहे स्कूल का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, जो भी जनता से जुड़ी हुई समस्या है उसके लिए वे संघर्षरत हैं। अगर इस प्रकार की सड़क की कोई समस्या है तो मैं निश्चित रूप से विधायक जी से बात करूंगा और मुझे पूरा विश्वास है जिस सड़क की आप बात कर रहे हैं, जो हमारे विधायक है सुरेश राठौर जी, उन्होंने उसका संज्ञान लिया होगा। सर 5 साल पहले वादा किया था उन्होंने, हमने अपने चैनल 5-6 महीने अभी हैं इस गवर्नमेंट के इस कार्यकाल के। निश्चित रूप से अगर कहीं इस प्रकार की स्थिति है जहाँ पर जनता परेशान। और वहीं उत्तराखंड के पहाड़ी जनपदों में यहाँ पर्यटन कारोबार ही एकमात्र रोजगार का जरिया बना हुआ है। कोरोना काल में पर्यटन कारोबार खत्म होने के बावजूद अल्मोड़ा जिले में लगभग 100 लोगों ने होम स्टे और होटल खोलकर स्वरोजगार की राह अपनाई है, जिससे प्रत्यक्ष तौर पर लगभग 350 लोग और प्रत्यक्ष रूप से हजारों की संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। बता दें कि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन कारोबार की अपार संभावनाएं हैं और इसी को देखते हुए बाहर से नौकरी छोड़कर अपने गृह जनपद पहुंचे यहाँ लोग पहुंचे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर्यटन से ही स्वरोजगार का मॉडल विकसित किया गया है। तो इस क्रम में अल्मोड़ा के अंतर्गत हमने लगभग इस पीरियड में लगभग 70 से 80 होम स्टेज हमने स्थापित किए हैं, जिसमें मुझे लगता है कि लगभग 200 के आसपास लोग अभी उससे रोज़गार उनको मिला है। और कुछ हमने नए होटल्स भी यहाँ बनाए हैं, जैसे 20 से 22 नए होटल्स बने हैं, जिसमें मुझे लगता है कि लगभग 100 से 150 लोगों को उसमें भी रोज़गार मिला है। तो लगभग 300 से 350 लोग डायरेक्टली देखा है तो इससे लाभान्वित हुए हैं। लेकिन परंतु पर्यटन आप देखेंगे तो थोड़ा सा एक जटिल व्यवसाय होता है, जिसमें बहुत सारे लोग इनडायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं, जैसे टैक्सी ड्राइवर हो गया, ढाबे वाले हो गए, चाय वाले हो गए और आसपास जो दुकानें लगाते हैं वो हो गए। तो इससे इनडायरेक्टली मुझे लगता है पर्यटन में काफ़ी लोगों को रोज़गार मिला है अभी जो प्रवासी वापस आए हैं। और चूँकि उत्तराखंड राज्य अभी कोरोना के दृष्टिगत काफ़ी सेफ भी है, तो बाहर से काफ़ी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और लंबे लंबे समय तक यहाँ आकर के रुक रहे हैं, तो इसका एक। और वहीं दूसरी ओर मसूरी देहरादून मार्ग पर गलूंगी पावर हाउस के पास लगातार मलबा आने से 2 घंटे के लिए मार्ग बंद हो गया, जिससे जेसीबी की सहायता से खुलवाया गया। इस दौरान दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। बता दें कि यहाँ लोगों को घंटे जाम में फंसे रहना पड़ा और सड़क और चौड़ीकरण के नाम पर बड़े बड़े पहाड़ों का सीना छलनी कर दिया गया, जिस कारण लगातार पहाड़ों से मलबा गिरने का सिलसिला जारी है और साथ ही बड़े बड़े बोल्डर भी पहाड़ी से गिर रहे हैं, जिसको देखते हुए लगातार जान माल का खतरा बना हुआ है। और प्रदेश में मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है, जिससे लेकर अल्मोड़ा जिला प्रशासन ने जनपद के प्रत्येक तहसील में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया है। बता दें कि यहाँ 168 स्थानों में जेसीबी तैनात की गई है और यहाँ खाद्य सामग्री के लिए विभाग को निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य समस्या के लिए एम्बुलेंस को भी तैनात करने के साथ जनपद की ग्रामीण सड़कों को खोलने का कार्य लगातार चल रहा है और साथ ही जनपद में आपदा को लेकर भी सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और उत्तराखंड के कालाडूंगी में मेथीशाह नाला के पास बने पुल की दिशा देखकर ग्रामीणों में आक्रोश है। दरअसल यहाँ काफी मशक्कत के बाद भी पुल तो बना, लेकिन इस बीच यहाँ पुल की जो दिशा है वो गांव की ओर कर रही है
और यहां से पुल के पास में कई ग्रामीण की जमीन नाले के तेज बहाव में बह रही है और इसी मामले में ग्रामीणों के द्वारा अधिकारियों को अवगत कराया गया। और आज एसडीएम कालाडूंगी गौरव चटवाल, पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता अशोक चौधरी ने ग्रामीण से मुलाकात करते हुए पुल का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्रामीण को आश्वासन दिया कि शीघ्र पुल के नीचे आने वाली बरसात के पानी का रुख बदलने के लिए सुरक्षा दीवार बनाई जाएगी, जिससे ग्रामीणों की जमीन का भू कटाव न हो। सर जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमने जो है विगत काफ़ी समय पहले से ही 2 साल पहले से ही इस पर आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन हम लोगों की ग्रामीणों की किसी प्रकार से शासन प्रशासन ने आवाज़ नहीं सुनी। उसके बाद लास्ट में हमने हार करके जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भेजा। उसका भी जवाब तो आया है, लेकिन समस्या हल नहीं हुई है। तो जिस जगह पे हमारा कटाव हो रहा है वहाँ पे माननीय हमारे कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत जी यहाँ पे आए, डीएम गरव्याल साहब यहाँ पे आए, एसडीएम कालाडूंगी साहब यहाँ पे आए और उन्होंने आने के बाद और यहाँ लेंगे छोटे से ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए उधम सिंह नगर के किच्छा में गोरखा विकास समिति के बैनर तले तमाम लोगों ने उपजिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन प्रेषित किया और यहां गोरखा विकास समिति के बैनर तले 2 सूत्रीय मांगों को लेकर तमाम लोग यहां किच्छा तहसील पहुंचे। बता दें कि यहां जिस तरीके से समिति पदाधिकारियों ने कहा कि वे लोग करीब 4 पीढ़ियों से किच्छा के निकटवर्ती ग्राम खुरपिया फार्म में निवास कर रही हैं, लेकिन उन्हें सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। गोरखा समिति ने कहा कि यहां समाज देश की महिलाओं और सीमाओं पर देश की रक्षा में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है, लेकिन यहां सुविधाओं के अभाव में गोरखा समाज का विकास नहीं हो रहा। करीब 4 पीढ़ी से यहाँ खुरपिया में रह रहे हैं, 3-4 पीढ़ी से, लेकिन अभी तक हमारा ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिससे हम लोग कुछ आगे बढ़ सकें। और हमारी जो गोरखा समिति विकास समिति है, शाखा समिति, हमने कई बार इनको सरकार और एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दिया है कि जिससे कि कुछ हमारा बच्चों का खेल कूद का जगह बन जाए और जगह हो जाए और कुछ एक हमारी कोई मांग है कि ऑफिस टाइप का या कोई विकास भवन बन जाए गोरखा समिति के लिए, जिससे हमारे बच्चे आगे बढ़ें। और यही हम मांग करते हैं। आज एसडीएम साहब से ज्ञापन देने आए हैं। गोरखा समाज के लोगों के संग हम आए हैं एक ज्ञापन देने के लिए एसडीएम साहब को। पहले भी आप क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि को अवगत कराते रहे लोग। इन लोग का इतिहास रहा है देश की सेवा में, इनके युवा लगे हैं, इनके परिवार के 4 पीढ़ी से खुरपिया फार्म में यहाँ निवास कर रहे हैं। आपको बता देना चाहता हूँ कि 1836 में जब से फार्म अलाट हुआ ब्रिटिश पीरियड में, तब से आप लोग के पूर्वज यहाँ पर रहते काम कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को कोई सुविधा दी नहीं गई। आज इन लोगों ने मांग की है कि गोरखा समाज के लिए हमें वहाँ पर खेल मैदान, इनके युवा देखिए सारे देश की रक्षा कर रहे हैं, सेना में हैं, खेल मैदान की मांग की है। कि जब खुरपिया फार्म की ज़मीन है और सरकारी ज़मीन का सदुपयोग करने की बात ये सरकार कर रही है, लेकिन वो सदुपयोग कैसे करें? वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, जो 150 साल से 60 साल से रह रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, सेना की सेवा कर रहे हैं, और उनको उनकी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी वहाँ पे ज़मीन का निर्धारण ना हो, चाहे उनके खेल के मैदान है बच्चों के, चाहे जल मिलन केंद्र है, तो वो सब उनको मिले और खुरपिया फार्म का ज़मीन को। और वहीं दूसरी ओर गदरपुर गुरुद्वारा परिसर में आज तराई किसान संगठन ने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार किया और बैठक भी आयोजित की। इस मौके पर तराई किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विर्क ने कहा कि किसान संगठन को मजबूत करने के लिए आज गदरपुर क्षेत्र में कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है, जिसमें अनेक लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। सरकार से भी अपील की गई है कि धान खरीद की पूरी तैयारियां की गई और यहाँ इस वर्ष किसी भी दशा में MSP में कम रेट पर धान नहीं बिकने दिया जाएगा। देखो, तराई किसान संगठन पिछले 10 साल से इस इलाके के अंदर इस इलाके के किसानों की हर समस्या को उठा रहा है। 9 महीने से आंदोलन के अंदर तमाम हमारे जो इस इलाके के नौजवान हैं, जिन्होंने बड़ी संख्या में इस आंदोलन में योगदान दिया है, तो अब मिशन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जो आगाज़ हुआ है, तो उसके लिए हमें गांव स्तर पर जो जिस तरह से जो कार्यक्रम पंजाब और हरियाणा के अंदर हो रहे हैं, जो मॉडल है, उस मॉडल को जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में स्थापित करना है तो हमें गाँव स्तर पर इकाइयाँ स्थापित करनी पड़ेंगी। तो संगठनात्मक रूप से हमारा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश पंजाब से पिछड़ा हुआ था,
तो इसलिए संगठनात्मक तौर पर इकाइयाँ स्थापित की जा रही हैं, संगठनों को मजबूत करके गांव लेवल पर संगठन मजबूत। वाली बात है, उसमें उस समय क्या था कि सिस्टम हमें बनाना पड़ा था अलग अलग क्षेत्र वाइज, क्योंकि उस समय वहाँ पर भीड़ कम थी और हमें भीड़ ही कम भी रखनी थी और हर क्षेत्र का वहाँ पर जो था वो प्रतिनिधित्व करना था। उस समय कम थी, अब जो है वहाँ पर भीड़ काफ़ी हो गई है, इसलिए वो समय अब हमारा जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया है। अभी हम 26 तारीख को पिछली बार हम इकट्ठे गए थे, जिस दिन नवरीत की शहादत का दिन था, उस दिन 6 माह हुए। उसी तारीख को अब लगभग हम रुद्रपुर के साथ एक बड़ा काफिला हमारा जाया करेगा। अब 26 को जाएंगे। और रही बात आपने कहा कि पहाड़ का किसान, तो अब पहाड़ के किसान की भी बहुत बड़ी परेशानियां हैं, क्योंकि अब हम यहाँ दूर बैठे हैं तो अब वहाँ उनके पास जाएंगे। अब जब और वहीं दूसरी ओर द्वाराहाट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आशा वर्करों का धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। यहां आशाओं का ये कहना है कि हम बंधुआ मजदूरी नहीं करेंगे। आशा वर्करों का इस बीच ये भी कहना है कि जब तक वेतन नहीं तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। यहां इस बीच समस्या के समाधान के लिए चल रहे आंदोलन के तहत आशा वर्कर्स ने जोरदार प्रदर्शन किया। तो ये है कि जो हमारी वो पहली मांग ये है, हमको वेतन नहीं मिलता है, हमको वेतन चाहिए 21,000 रुपये। और क्या कहते हैं, जो दूसरे नंबर पे है, दूसरा पॉइंट है हमारा ये है कि जो पहले मुख्यमंत्री के समय में जो हमारा वो दिया था 10,000 रुपये हमको कोरोना भत्ता दिया जा रहा था, उसके लिए हमको अभी तक हमारे उसमें कोई पैसा नहीं आया है। कभी 25,000 के लिए वो बात कर रहे हैं कि 25,000 रुपये डाल दिया, ना वो पैसा आया है, ना वो 10,000 वाला आया है। और हमारी मेन मांग है कि कोरोना काल में हमने सबसे फ्रंट लाइन में हमने काम किया है, दिन रात हमने अपने घर परिवार अपने बच्चों का वो बर्बाद करके हम इसके पीछे लगे हैं, और इसके बावजूद भी हमारी सरकार कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और हमारी मांग यही है कि हमारे काम के हिसाब से हमको हमारा मानदेय मिलना चाहिए, और क्या कहते हैं, जो हम हॉस्पिटल में जाते हैं हमारे साथ सम्मान व्यवहार करना चाहिए, और हमारी भी मांग सरकार को सुननी चाहिए। कोरोना भत्ता हमको 10,000 रुपये हमने मासिक मानदेय के उसमें मांगा था, 50,000 का हमको। और वहीं रुड़की के ग्रीन पार्क कॉलोनी निवासी इकट्ठा होकर जलभराव की समस्या से परेशान हैं और यहां धरने पर बैठे हैं। आपको बता दें कि रुड़की स्थित ग्रीन पार्क कॉलोनी में जलभराव की स्थिति लगातार बनी हुई है। वहां स्थानीयों का ये कहना है कि जलभराव की स्थिति कई वर्षों से बनी हुई है और लगातार बनती हुई नजर भी आ रही है। यहाँ अधिक बारिश के कारण यहाँ पर जलभराव काफी ज्यादा हो गया है। हमारा जो धरना यहाँ पे मुख्य कारण है इसका, एक तो पानी की निकासी नहीं है। ग्रीन पार्क इस्लाम नगर में या चुंगी से ले लो, कोई पानी की निकासी नहीं है। बहुत लोग राजनीतिक लोग आए कि हम ये करा देंगे, हम वो करा देंगे, आए अपना पद, लोगों ने उनकी हेल्प की, पद पे बिठाया, उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। जैसे कि ग्रीन पार्क में देख लो, कई फीट पानी भरा हुआ, लोगों की सड़कें तक, या सड़कें तो है ही नहीं, रास्ता तक भी दिख नहीं पा रहा कि यहाँ रास्ता है या नहीं है। आए थे लेकिन वो कुछ अभी जनाधार पे यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, दिलासा देकर गए थे कि काम होगा। देखो, भारतीय किसान यूनियन जो है वो तो लोगों के हर दुख सुख में साथ खड़ी, लेकिन पानी भराव की समस्या इतनी बड़ी है, गंदा पानी भर जाता है। अब तो खैर बारिश है, लेकिन बिना बारिश के भी यहाँ की सड़कें बिल्कुल टूटी हुई हैं, बेकार हैं, और अब फिलहाल 1.5 फुट पानी है। 3,000 बच्चे 3 स्कूल में पढ़ते हैं, वो 3,000 बच्चे कैसे यहाँ से आते जाते होंगे, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। अभी आप कैमरे से दिखा भी सकते हो कि कितना भारी भरा हुआ है, लोगों का आना जाना मुश्किल है। करीबन आप ये लगा लो 5-7 लड़की बच्चे गिरी हैं यहाँ पे। देखिए, हम विधायक जी से भी मिले थे, फुरकान अहमद साहब से, हमने उनको एक ज्ञापन भी दिया था कि मान्यवर। और वहीं थराली तहसील के अंतर्गत कार्यरत राजस्व निरीक्षकों ने यहां फिर से धरना प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि यहां सूबे के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव सहित सचिव राजस्व विभाग को ज्ञापन भेजते हुए प्रदेश में राजस्व उप निरीक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतनमान सहित संसाधन उपलब्ध कराने की मांग करते हुए उन्होंने आवाज बुलंद की है। लंबे समय से भू अभिलेख संबंधी कार्यों के साथ ही राजस्व क्षेत्रों में निरीक्षक बगैर संसाधनों के ही पुलिस कार्यों को भी बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन अब राजस्व निरीक्षकों का दर्द छलक उठा है और उनके सब्र का जो बांध है वो टूटने लगा है। जैसा कि आज विदित है कि हम लोग यहाँ पे सभी
इकट्ठे हुए हैं और हमने आज एक ज्ञापन माननीय उप जिलाधिकारी महोदय थिरानी को प्रेषित किया है, जिसमें हमने एक अपने विभाग की जो एक पुलिस के जो हम लोग पुलिस काम हम लोग करते हैं, उसमें हम लोग जो हमारा अतिरिक्त कार्यभार होता है राजस्व से अलग हटती, तो उसके कंपैरिजन में हमने एक पुलिस जो दरोगा का पद होता है और जो हमारा राजस्व पुलिस का एक सेम पद होता है, तो उसके कंपैरिजन में हमने एक तुलनात्मक एक कंपैरिजन किया हुआ है जो कि संसाधनों को लेकर है कि आज के डेट में हम लोग भी हैं तो हम लोगों को थोड़ा सा दिक्कतें फील्ड में जो होती हैं, फील्ड में परेशानियाँ हैं, क्योंकि जो आजकल का जो क्राइम रिकॉर्ड है वो थोड़ा सा काफ़ी हाईटेक प्रोफाइल का हो चुका है, जिसमें कि हमारे पास क्या है सिर्फ एक पटवारी होता है और 2-3 अतिरिक्त पुलिस क्षेत्र दिए जाते हैं, जो कि मैक्सिमम हम लोग जितना आज देख रहे हैं तो पूरा का पूरा राजस्व पुलिस क्षेत्र है, तो उसमें काफ़ी हम लोगों को दिक्कतें होती हैं। तो हम लोग शासन से ये एक तरफ से निवेदन करना चाह रहे हैं। एक तो हम लोग जो है यहाँ पे राजस्व पुलिस जो का कार्य करते हैं बहुत विषम परिस्थितियों में करते हैं। वर्तमान की परिस्थितियाँ कुछ इस प्रकार की होगी कि अपराधी भी हाई टेक हो चुके हैं और इन परिस्थितियों में पुलिस कार्य करना संभव नहीं है और सरकार के द्वारा हमको संसाधन कुछ भी नहीं दिए गए हुए हैं। वही उस ज़माने की 300-400 साल पुरानी गांधी पुलिस है, न डंडा है न कुछ है, संसाधन संचार के कोई साधन नहीं है। इन परिस्थितियों में भी हम लोग अपनी जान जोखिम में डालकर। और फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।